हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को और आज उसको थोड़ा सा आगे ले चलेंगे। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और एक खास बात, एक प्रश्न को हमने आपको बोला था करने के लिए, तो जिन बच्चों ने किया होगा बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं भी किया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। ओके, जो हमारा सेपर, प्लेनर और स्लॉटर टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से कम 10 से 15 प्रश्न बनते हैं जो कि हर एक एग्जाम में देखे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया, हर एक टॉपिक में हमने आपको ओरली बात किया और कोशिश किया कि आप उसको याद भी कर लो। लेकिन कुछ जो न्यूमेरिकल टच होंगे वहाँ पे कुछ फॉर्मूले होंगे, ठीक है, जो आपको याद करना होगा। उसका एक बेसिक मीन्स होगा और यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस बनेंगे, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे न्यूमेरिकल को लगाने में। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट फ्लैशबैक में चलते हैं। फर्स्ट वन आपको बता दें कि जो सेपर काम करता है केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ओके, सेकेंड वन आपको बता दें कि जो रिटर्न डायरेक्शन, जब रिटर्न करता है टूल तो अपलिफ्ट करता है किसके द्वारा, क्लैपर बॉक्स के द्वारा। ओके, उसके बाद आपने देखा था कि जो सेपर में टूल यूज होता है वह होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। ओके, यहाँ पे आपका रैम होता है और यहाँ पे टूल हेड होता है पूरा, और उसमें कई चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपको पता है, ठीक है। अब आपने देखा था कि यहाँ पे एक बुल गियर हुआ करता था, बुल गियर के अंदर एक बेवल गियर लगा था, यहाँ पे एक पिनियन लगा था, और यहाँ पे रॉकर आर्म क्या करता था, ऑसिलेट करता था, दोलन गति करता था, और यहाँ पे रैम को क्या करता था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता था। और हम लोगों ने एक बहुत ही बारीक बात को देखा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, क्रैंक पिन के लेंथ को कम और ज्यादा करके, ठीक है। यह बातें हमने कह रखा है पहले से, आपको रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखो यहाँ पे। चलिए, फर्स्ट वन जो कल का न्यूमेरिकल था उसमें हमने देखा था कि v = ln 1 + m 1000 मीटर पर मिनट। यहाँ पे जो कटिंग स्पीड है वहां पे जो शब्द लिखा जाता है, आपने क्या लिखा था, ऑवरेज, ठीक है। कैसा, ऑवरेज कटिंग स्पीड क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाए थे वहां पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। यहां तक कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या था, स्पीड उसका जीरो था। क्या था, जीरो था। तो जो कटिंग स्पीड है VL क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। और L की वैल्यू क्या होगी आपको पता होना चाहिए, L = क्या होगा, वर्क पीस की लेंथ प्लस बोथ साइड का क्लियरेंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा इस L को हम क्या कहते हैं, L + 2C। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मशीनिंग टाइम, ठीक है। फॉर्म द इक्वेशन ऑफ कटिंग स्पीड, T = WL 1 + m 1000 FV। F क्या है, स्पीड है, mm पर स्ट्रोक। बहुत ही क्लियर रहना इस बात पे, क्योंकि mm पर रिवोल्यूशन हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन यह किसके संदर्भ में बात करता है, लेथ मशीन के संदर्भ में बात करता है, जहां पे स्पिंडल रोटेट करता है। यहाँ पे तो स्पिंडल वाला कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे F की वैल्यू क्या होगी, mm पर स्ट्रोक। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको याद होना चाहिए m को क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। क्या बोलेंगे, रेशियो किसका, रिटर्न टाइम टू द कटिंग टाइम। तो आपको याद रखना है m = RT/CT, ठीक है, RT/CT। रिटर्न टाइम और कटिंग टाइम का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, m होगा। और एक बहुत छोटी बात आपको पता होना चाहिए कि जो RT है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब रिटर्न टाइम हमेशा कम होगा, किससे, कटिंग टाइम से। इसका मतलब है जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वह अगर 3 है तो निश्चित रूप से नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, या उससे ज्यादा हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि m की वैल्यू 4/5 हो, ठीक है, सॉरी, ऐसा हो सकता है 9/5 हो, ठीक है, 9/5 हो, मतलब रिटर्न टाइम ज्यादा हो और कटिंग टाइम कम। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वह क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। MRR आप देखते हो, FDNL, F क्या है, फीड है, D क्या है, डेप्थ ऑफ कट क्या है, N क्या है आपका
नंबर ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, कितना स्ट्रोक है? एक स्ट्रोक का मतलब समझते हो, एक फॉरवर्ड एंड एक रिटर्न। ठीक है, वन फॉरवर्ड एंड वन रिटर्न स्ट्रोक, दोनों को आप जोड़ोगे तो बन के आता है कैसा? पूरा का पूरा वन स्ट्रोक। ठीक है, वन स्ट्रोक में वन फॉरवर्ड और वन रिटर्न का एडिशन होता है। अब इन्होंने कहा है एन का मतलब क्या है कि कितने स्ट्रोक पर मिनट में है। डब्ल्यू क्या है आप समझ रहे हो? विड्थ ऑफ वर्क पीस। आइए, इस न्यूमेरिकल को हम लोगों ने लगाया था और यहाँ पे हमने दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको होमवर्क दिया था। चलिए, बहुत लोगों ने किया होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा, फिर भी हम बात करते हैं कि कास्ट आयरन का ब्लॉक है। ठीक है, इसका फेस एरिया कितना दे रखा है? 200 क्रॉस 150 mm। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो 200, जिन बच्चों ने नहीं लगाया होगा वो आप नोट कर लो, 150 mm। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 15 नंबर का आएगा। ठीक है, कोशिश करना, बहुत ही आसान है। चलिए, अगर इस डिजिट को हम देखें तो इससे आपको दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। फर्स्ट वन की एल की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे कितना? 200 mm। ओके, एल की वैल्यू कितना है? 200 mm। अब आप थोड़ा सा आगे आओ, इस 50 का क्या मतलब है? W, तो W की वैल्यू कितनी है? 150 mm। ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं L क्रॉस W। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन मिल गए हैं, L की वैल्यू क्या है और विड्थ की वैल्यू क्या है। आगे पढ़ते हैं। सेपर विद द कटिंग टू रिटर्न। अब देखो रेशियो क्या दिया है, आपको मैंने बताया था, कल ही बताया था कि यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि अगर आपने m इक्वल टू क्या लिख दिया 3/2 तो यह गलत हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम पे आपको जिक्र किया था, तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे कटिंग टू रिटर्न लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कटिंग टू रिटर्न, जबकि m होता है रिटर्न टू कटिंग। तो यहाँ पे बेसिकली m की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगी? 2/3। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। चलो ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। अब देखो m की वैल्यू यहाँ पे लिखो, m इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 2/3। चलो ठीक है, अब आगे आते हैं। डिटरमाइन द टाइम, मशीनिंग टाइम, t की वैल्यू पूछ रहा है, एंड मेटल रिमूवल रेट मतलब MR की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले आपका क्या हो गया? मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम। चलो, एक प्रश्न क्या हो गया आपका? टाइम पूछ रहा है। सेकेंड वन देखो, रिमूवल रेट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? यह MR कितना है यह पूछ रहा है। ये दो क्वेश्चन हो गए। चलिए, इफ द मीन कटिंग स्पीड, स्पीड कितना दे रखा है इन्होंने? 20। चलो पीछे आते हैं। P की वैल्यू बोलो 20 मीटर पर मिनट। फिर यहां पे आओ, डेप्थ ऑफ कट। चलिए पीछे आते हैं। D की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने? D इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट कितना दे रखा है? 4 mm। D इक्वल टू 4 mm। स्पीड F की वैल्यू कितना दे रखा है? 2 mm पर स्ट्रोक। F इक्वल टू बोलो 2 mm पर स्ट्रोक। ठीक है, अब ये हो गया आपका फीड की वैल्यू। एंड क्लियरेंस 22, इसका मतलब समझ पा रहे हो यह किसकी वैल्यू दे रहा है? C इक्वल टू 22। इतना डेटा आपको दिया गया है, और जो आपका प्रश्न बन रहा है वह प्रश्न क्या है कि आपको निकालना क्या है? कटिंग टाइम। क्या निकालना है? कटिंग टाइम। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना है? सभी लोग आप इतना ध्यान से देखो, जो टी का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू WL 1 + M, ठीक है, 1000 F इंटू B। T इक्वल टू WL 1 + M 1000 F इंटू B, यह आपका मिनट में होता है। आइए अब देखते हैं क्या ये सारे डेटा हमारे पास हैं। W की वैल्यू है यहाँ पे, L की वैल्यू हम निकाल लेंगे, F की वैल्यू दे रखा है, M की वैल्यू है और V की भी वैल्यू है। इसका मतलब अगर हम मशीनिंग टाइम को निकालना चाहें, केवल मशीनिंग टाइम को निकालना चाहे, तो इस फॉर्मूले में केवल और केवल वैल्यू को
पुट कर दो और आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो टी है, पहले हमको निकालना है कैपिटल एल की वैल्यू। चलो ध्यान से देखो, कैपिटल एल इक्वल टू एल प्लस 2c होगा, ठीक है, एल प्लस 2c होगा। एल का मतलब लेंथ ऑफ वर्क पीस कितना है, आप बोलोगे 200 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई सी। सी की वैल्यू बोलो 22, सी की वैल्यू बोलो 22, आप यहां पे लिखो कितना हो गया, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आ जाएगी, अब यहां पे क्या आ गया 244, कंफर्म कितना आ गया 244 वैल्यू आ गई। और यह क्या होगा, कैपिटल एल की वैल्यू होगी। और डब्ल्यू की वैल्यू आप पहले से देख रहे हो कितना है 150 है। आइए देखते हैं, आपको क्या करना है, डब्ल्यू इक्वल टू बोलो 150 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एल की वैल्यू बोलो 244, ठीक है। फिर 1 प्लस एम की वैल्यू बोलो 2/3, यहाँ पे 2/3 याद रखना है आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए कि रिटर्न टाइम हमेशा कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2/3, कितना हो गया 2/3 हो गया। अब आगे आते हैं, फिर से यहाँ पे क्या है 1000 है मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ का मतलब क्या है, फीड है। एफ की वैल्यू देखो कितना देखा है इन्होंने 2 mm, चलो 2 लिख दो मल्टीप्लाइड बाई वी। वी बोलो क्या है यहाँ पे 20 mm, क्या है 20 mm, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 20 mm। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर बन के आएगा वह टी इक्वल टू है 1.53 मिनट के आसपास आएगा। तो यह आपका मशीनिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है, कितना टी इक्वल टू 1.53 मिनट, ठीक है, 1.53 मिनट। यह कौन सा टाइम है, मशीनिंग टाइम। कौन सा टाइम है, मशीनिंग टाइम। अब आपको अगला जो पूछा गया है वह क्या है, वह है आपका MRR रेट। क्या है बालक, MRR रेट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। आप चाहो तो इसको फिर से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो अगला इन्होंने पूछा है उसको बोलते हैं MRR, मटेरियल रिमूवल रेट, ठीक है। MRR क्या है और यहां से MRR निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज समझना चाहिए कि जो MRR है उसका फॉर्मूला क्या है। MRR का फॉर्मूला क्या है, FDNL 1 प्लस M, कैसा है FDNL 1 प्लस M है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि आपके पास कौन सा डेटा नहीं है। तो अगर आपके पास F है, फीड है, टी डेप्थ आप कर देखो दिया हुआ है, यहाँ पे डेप्थ आप कर दिया हुआ है, N नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको N की वैल्यू निकालनी है तो आपको N की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होगा जिसको बोलते हैं स्पीड वाला फॉर्मूला। तो अगर V इक्वल टू आपने देखा हो तो V इक्वल टू क्या होता है ln 1 प्लस m बाई 1000, ठीक है। यह किसका फॉर्मूला है, V का। अगर आप इन दोनों को ऐसे लिख दो तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे आपकी N की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे, चलिए अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यह कुछ ऐसा आएगा ln 1 प्लस m इक्वल टू v इंटू 1000 आएगा।
फिर आप देखो n की वैल्यू आपको निकालना है तो v क्रॉस 1000 आ जाएगा। फिर बोलो नीचे आएगा आपका l, फिर 1 प्लस m, ठीक है, यही आएगा n इक्वल टू l 1 प्लस m। यहाँ पे क्या है, v क्रॉस 1000। जब आप इसको ऐसे करोगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगा। देखो कैसे, n इक्वल टू v की वैल्यू बोलो कितना है यहाँ पे 20, यहाँ पे आप 20 लिखो, क्रॉस कितना है 1000। फिर नीचे आओ, l की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितना था, l की वैल्यू 244, l की वैल्यू कितना था 244। फिर 1 प्लस m, m की वैल्यू यहाँ पे देखो 2/3 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 2/3 रखना है। तो जो n की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, लगभग 49, ठीक है, स्ट्रोक पर मिनट आएगा। कितना आएगा 49। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो बालक, MRR रेट। क्यों हमने n क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल रिमूवल रेट है वहां पे फॉर्मूले में क्या है, n कितना स्ट्रोक पर मिनट में यह कट कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या निकाला, n की वैल्यू निकाला, और n की वैल्यू कितना है यहाँ पे बोलो 49 है। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, जिन लोगों ने कर लिया है एक बार ध्यान से देख लो, बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको 15 नंबर देगा मेंस में, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, या तो यह पूछ सकता है कि L जो स्ट्रोक लेंथ होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपका क्या जवाब होगा, स्मॉल l प्लस 2c। और यह c क्या है आप समझ पा रहे हो कि दोनों साइड का जो क्लियरेंस होता है वह। ओके, अब आपने इतना देखा। अब यहाँ पे हम MRR को फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, f की वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या है, आप लिखोगे 2 mm क्रॉस d कितना है 4 mm, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 4 mm लिख दिए। अब आता है n की वैल्यू, n की वैल्यू कितना है 49, यहाँ पे लिखो 49, यहाँ पे mm लिखो, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, mm करना, ठीक है। चलिए 4 क्रॉस कितना हो गया, अब n की वैल्यू बोलो क्या है 49 है। फिर क्रॉस बोलो l की वैल्यू कितना आया था 244, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 244, फिर 1 प्लस m। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, तो जो आंसर होगा वही आपका फाइनली क्या होगा, MRR रेट का वैल्यू होगा। अब MRR रेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, mm क्यूब। क्या होगा, mm क्यूब पर मिनट। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आंसर बन के आता है 1594113.3 mm क्यूब पर मिनट। यह आपका क्या आएगा, MRR, ठीक है। अगर इतना मटेरियल को वह 1 मिनट में कट करके क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो यह इसका MRR रेट आएगा आपका 1594113.3 mm क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल टच आते हैं वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको केवल और केवल 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। फर्स्ट वन क्या है, V कटिंग स्पीड का, सेकेंड वन क्या है आपका मशीनिंग टाइम का, और नेक्स्ट वन क्या है आपका मटेरियल रिमूवल रेट का। और अगर इतना फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप यहाँ के सवाल को बहुत ही आसानी से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये 2 प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, इससे आपके काफी सवाल सॉल्व हो सकते हैं। जब भी आएगा तो आप इसका मतलब समझते रहना। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक था सेपर का पूरा क्वेश्चन, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव सब के सब क्लियर हो गए। कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, कोई भी बुक उठा लो, ओके। अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सेपर से रिलेटेड एक सिंगल प्रश्न भी बचेगा नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो वहां से नहीं बचेगा, लेकिन कुछ नए
ऐसे हैं प्रश्न जिनको बनाया जाता है जो कि एथेंटिक रूप से सरवाइव नहीं करते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखते हैं। एक प्रश्न लिखा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन में उसने उस प्रश्न का आंसर कुछ टिक लगा देगा, लेकिन यह किसी भी जगह लिखा नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर हमने कह दिया कि इस प्रश्न का आंसर ए है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बात कर रहे हैं, तो वह प्रश्न किसी भी बुक में मिले यह जरूरी नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों से आपको बच के रहना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सभी के सभी एग्जाम के प्रश्न को भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, जब आप बुक उठा के सॉल्व करेंगे तो आपके सेपर मशीन के सारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है स्लॉटर। क्या नाम है बेटा? स्लॉटर, ठीक है। मैंने स्लॉटर सेपर पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक बात कहा था कि अगर जो सेपर का रैम है जो यहाँ पे हॉरिजेंटली वर्क करता है, अगर यह वर्टिकली वर्क करने लगता है तो कभी कभी इसी को क्या बोला जाता है, स्लॉटर। लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों है कि इसको कभी कभी बोला जाता है, तो यहाँ हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वन आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे रैम है, जो यहाँ पे रैम है, इसका मूवमेंट देख पा रहे हो आप, यह या तो डाउनवर्ड आ रहा है या तो यह अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह रैम का मूवमेंट है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि रैम पर ही क्या लगा हुआ है, टूल लगा हुआ है। और टूल कैसा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है यहाँ भी, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक टूल लगा ही दिया, चलो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। अब यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी पड़ेगी, जिस तरीके से जो आपका सेपर था वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कट करता था, रिटर्न में वह कट नहीं करता था। वह क्या करता था, क्लैपर बॉक्स के द्वारा थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता था, जिसके कारण यह वर्कपीस के टच पॉइंट से क्या हो जाता, दूर हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सबसे कुख्यात प्रश्न है कि स्लॉटर में जो कटिंग होता है वह किस डायरेक्शन में होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो स्लॉटर होता है वह हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करता है, मतलब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड की हिंदी लिखा जाता है अधोमुखी। क्या लिखा जाता है, अधोमुखी, ठीक है। तो अधोमुखी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कट करता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न किसके, स्लॉटर से, ठीक है। एक मैंने प्रश्न आपसे बोला था कि वर्क पीस को, सुनना बहुत ध्यान से, वर्क पीस को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए सेपर मशीन में किसका यूज करते हो, तो आपको आंसर देना है रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, ठीक है, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यह आपको देना है ऑटोमेटिक फीड किसको, वर्कपीस को, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, जो आपका स्लॉटर है वो पहला बात जो आपको जानना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है, करने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो टेबल है वह क्या कर जा रहा है, रोटेट कर जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो टेबल लगा हुआ है रोटरी टेबल है। अब जरा अंदाजा लगाओ कि इसके द्वारा गियर भी कट सकता है बहुत ही आसानी से। इसीलिए ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ पे आपका एक वर्कपीस है, यहाँ पे आपका टूल है, रैम है, यह डाउनवर्ड में कट कर रहा है। अगर इस वर्कपीस को आप इंडेक्सिंग के थ्रू घुमाओ, इंडेक्सिंग के थ्रू, यह वर्कपीस थोड़ा थोड़ा घूमेगा, मतलब एक रोटेशन में एक एक खाने को क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, एक रोटेशन में एक टीथ, एक रोटेशन में एक टीथ। अगर ऐसा कट करेगा तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, इमेजिनेशन कर लो, तो यहाँ पे आपका गियर भी बन जाएगा। तो प्रश्न उठता है, क्या सेपर, प्लेनर और स्लॉटर पे गियर बन सकता है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, हाँ बन सकता है।
बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंडेक्सिंग वाला अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो, इससे गियर बन सकता है। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि स्लॉटर के द्वारा इंटरनल गियर भी बन सकता है। देखो कैसे, सपोज करो यह पूरा का पूरा वर्क पीस था। ठीक है, अब मान लो यह आपका एक वर्क पीस है, इसका यह आउटर वाला वर्क पीस है। ठीक है, यह आपका वर्क पीस हो गया, बहुत ध्यान से समझना, यह आपका वर्क पीस का क्रॉस सेक्शन हो गया। अब अगर रैम इसके अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे कुछ दांते बन सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई इस तरीके का वर्क पीस है तो इसके द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के गियर भी बन सकते हैं। किससे? स्लॉटर से। शर्त क्या है कि यहाँ पे इंडेक्स प्लेट लगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वर्क पीस को इक्वली भागों में डिवाइड करने के लिए जो इक्विपमेंट लगता है उसको हम बोलते हैं क्या? इंडेक्सिंग बोलेंगे। उसके लिए हम डिवाइडिंग हेड लगाते हैं, चाहे वह सिंपल डिवाइडिंग हो चाहे वह यूनिवर्सल डिवाइडिंग हो। सिंपल डिवाइडिंग हेड होगा तो 24/n होगा, जबकि यूनिवर्सल होगा तो 40/n होगा, आप जानते हो। ठीक है, अब इससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि जो स्लॉटर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट करता है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन क्या है, इसके द्वारा गियर भी कट किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे। ओके, द वर्टिकल शेपर समटाइम्स कॉल्ड अ स्लॉटर। ठीक है, वर्टिकल शेपर को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? स्लॉटर कहते हैं। चलो ठीक है, आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे रैम कैसा है? इसका वर्टिकल रैम है। फिर देखो लिखा क्या गया है, हैज अ वर्टिकल रैम। ठीक है, वर्टिकल रैम है, इसका रैम देखो वर्टिकल है, विद टेबल एंड सैडल सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल शेपर। ठीक है, जैसा इसका टेबल है, अगर आप देख पा रहे हो जब हम इस हैंडल को घुमाएंगे तो पूरा का टेबल यह कैसा चलेगा? लॉन्गिट्यूडनल चलेगा। जब यह वाला घुमाएंगे तो यह कैसा चलेगा? ट्रांसवर्स चलेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाला तो है, टेबल में मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाला है, प्लस यहाँ पे एक रोटरी टेबल को भी क्या करते हैं? माउंटेड कर। ठीक है, यहाँ पे कैसा टेबल है? रोटरी टेबल। जब हम इसको घुमाएंगे तो यह क्या करता है? रोटेट कर जाएगा। तो रोटरी टेबल भी हो गया। तो यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फीड का हैंडल है, यहाँ पे क्रॉस फीड का हैंडल है, यहाँ पे रोटरी टेबल का हैंडल है। इट माउंटेड ऑन द रेगुलर टेबल। ठीक है, जो रेगुलर टेबल है उसी के ऊपर हमने क्या लगा दिया? रोटरी टेबल को लगा दिया। दिस मशीन कैन वर्क आइदर आउटसाइड और इनसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैंने बता दिया। देखो, यह वर्क के आउटसाइड या उसके इनसाइड में मशीनिंग कर सकता है। तो हमने जो गियर के दो एग्जांपल दिए कि एक ब्लैंक था, उसके आउटर साइज में भी क्या बना रहा था? दांते बना रहा था। उसके इंटरनल पार्ट में भी क्या बना रहा था? स्लॉट्स बना रहा था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, कभी कभी हम लोग कीवे बनाते हैं। अगर यहाँ पे एक कुछ इस टाइप का वर्क पीस है, अगर यहाँ पे कीवे बनाना है तो हम क्या करते हैं? ये ऐसा कुछ बनाते हैं ना, इंटरनल कीवे ये। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्लॉटर का। तो आप इंटरनल मशीनिंग कर सकता है और एक्सटर्नल मशीनिंग भी आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मशीन कैन वर्क आइदर आउटसाइड और इनसाइड अ पार्ट प्रोवाइडेड दैट द इंटीरियर ओपनिंग इन द लार्जर देन द टूल हेड। ठीक है, एक बात यहाँ पे एक बात आप समझो, ये सही बात है कि अगर रैम, ठीक है, रैम का जो मूवमेंट है वह तभी स्मूथ हो पाएगा जबकि इसका इंटरनल डायमीटर ज्यादा होगा। सपोज करो कि यहाँ पे रैम केवल और केवल इतना है, तो इससे क्या होगा? बहुत आसानी से अप एंड डाउन कर सकता है। लेकिन अगर रैम जो होगा, ठीक है, अगर आपका वर्क पीस क्या है? थोड़ा सा छोटे डाया का है, तो रैम का अप एंड डाउन क्या हो जाएगा? आसानी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या कह रखा है? प्रोवाइडेड द इंटीरियर ओपनिंग, जो इसका आंतरिक ओपनिंग है,
इज लार्जर देन द टूल हेड, टूल हेड से वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपने देखा था कि लेथ के स्पिंडल को खोखला बनाया जाता है, क्यों? ताकि कि छोटे डाया का वर्कपीस को उसके होल से क्या कराते हैं, थ्रो आउट पास करा देते हैं। लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि जो वर्कपीस का डाया है वह इतना हो कि उस होल से आसानी से पार हो जाए, ठीक है, उस होल से आसानी से पार हो जाए। तो ये दोनों कंडीशन है जो कि इसको मैच करती है। अब आप ध्यान से देखो, यहां भी एक बात है, ओके। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो इसके सिंबल से अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन देख सकते हो। तो यह क्या हो गया आपका, रैम किस डायरेक्शन में कट कर रहा है, इसको ब्लॉक डायग्राम बोलेंगे। यह कैसे डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो इसका जवाब क्या होगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे जो टूल लगा हुआ है यह कैसा टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बहुत ही अच्छे से समझना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। यहाँ पे टेबल क्या है बालक, रोटरी टेबल है। देखो यहाँ पे 3 हैंडल है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। देखो 3 है, यहाँ पे भी देखो 1 2 एंड थर्ड। तो यहाँ पे 3 है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसवर्स फीड, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो क्या करेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में गति करेगा। कौन है, पूरा का पूरा टेबल। और जब आप इस हैंडल को चलाएंगे तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फीड। और जब आप इसको चलाएंगे तो यह आपका टेबल क्या करेगा, ऐसे क्रॉस में करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल फीड हो गया, यह आपका कैसा फीड हो गया, ट्रांसवर्स फीड हो गया। तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल 2 फीड हो गए। प्लस आप देख रहे हो ये छोटा वाला व्हील, जब आप इसको रोटेट करोगे तो टेबल क्या करेगा बालक, रोटेट करेगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्लॉटर के द्वारा की वे छोटी लंबाई पर, मतलब समझना छोटी लंबाई पर, क्यों, क्योंकि रैम का मूवमेंट बहुत कम है, रैम का मूवमेंट बहुत ही कम है। तो छोटी लेंथ का कीवे बनाना हो तो हम स्लॉटर का यूज कर सकते हैं। छोटी लेंथ पर अगर आपको शेफ्ट के ऊपर कीवे बनाना है छोटी लंबाई का, तो आप सेपर का भी यूज कर सकते हो, इवन प्लेनर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा शेफ्ट बनाना है जो बड़े लेंथ का है और उसके इंटायर लेंथ पर कीवे बनाना है, तब हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा कि उसको हम क्या बोलते हैं। आप बता पा रहे होगे, चलो ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा। उसको बोलते हैं ब्रोचिंग। क्या बोलेंगे, ब्रोचिंग। तो अगर इंटायर लेंथ पर, शेफ्ट के इंटायर लेंथ पर की वे बनाना है तो हम ब्रोचिंग का यूज करते। क्या करते हैं, ब्रोचिंग का यूज करते। जबकि कुछ लंबाई तक, थोड़े लंबाई तक में अगर आपको कीवे बनाना है तो आप स्लॉटर का भी यूज कर सकते हो, सेपर का भी यूज कर सकते हो और प्लेनर का भी यूज कर सकते हो। दोनों बातों को ध्यान से रखना। अगर प्रश्न पूछे कि एक लंबे शेफ्ट के कुल लंबाई पर अगर कीवे बनाना है तो आपका आंसर कहां जाना चाहिए, ब्रोचिंग पे जाना चाहिए। अगर नॉर्मली प्रश्न पूछ रहा है कि किसी वर्क पीस पे एक छोटा सा कीवे बनाना है तो आपका स्लॉटर, सेपर और आपका प्लेनर तीनों भी काम कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। तो यह बेसिक पार्ट किसके हैं आपके, यह बेसिक पार्ट किसका है, स्लॉटर का, ठीक है। स्लॉटर से मुश्किल से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने आपको अभी बता दिए। सबसे कुख्यात प्रश्न है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करना, जिसको बोलते हैं अधोमुखी, ठीक है। क्या बोलेंगे, अधोमुखी। आगे आते हैं यहाँ पे, इसके कुछ प्रिंसिपल पार्ट हैं जो हम लोग देख लेते हैं। बेस क्या होगा, इट इज रिटली बिल्ट एंड द कास्ट, ठीक है, इंटीग्रल विद द कॉलम, ठीक है। द टॉप ऑफ द बेड एंड द फ्रंट फेस ऑफ द वर्टिकल कॉलम आर एक्यूरेटली मशीन टू प्रोवाइड गाइड वे फॉर द सैडल एंड रैम, ठीक है। ध्यान से देखो, जो कॉलम है, ठीक है, पीछे आओ, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। इस कॉलम पे 2 लोग हैं जो कि रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। फर्स्ट वन कौन कर रहा है, रैम। तो कॉलम को बहुत अच्छे से मशीन्ड होना चाहिए, जिसके कारण यह रैम बहुत स्मूथली क्या कर सके, यहाँ पे स्लाइड कर सके। सेकेंड वन जो आपका यहाँ पे कॉलम के पास यहाँ पे गाइड वे है,
तो ये जो पूरा का पूरा सैडल है यह भी अप एंड डाउन करता है। इसका मतलब है कि जो कॉलम को एक्यूरेटली मशीन्ड होना चाहिए, क्यों, उसमें गाइड वे बनते हैं क्योंकि उस पर सैडल और रैम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह बेस है और बेस सामान्य रूप से देखो कोई भी मशीन किससे रिजिड होना चाहिए, हमने भी आपको कल एक प्रश्न बताया था, रिजिड होना चाहिए या हार्ड होना चाहिए या टफ होना चाहिए। तो रिजिड होना चाहिए मतलब मॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आते हैं थोड़ा सा आगे, यह आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब आगे आते हैं सैडल। ठीक है, सैडल हम लोग लेथ मशीन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सैडल के ऊपर टेबल और टेबल के ऊपर वर्क पीस। ठीक है, हमने यह मिलिंग मशीन से सीखा हुआ है कि सैडल के ऊपर टेबल और टेबल के ऊपर वर्क पीस। ठीक है, जबकि आपका जो सेपर होगा सैडल के ऊपर टेबल और टेबल के ऊपर बेंच वाइज या मशीन वाइज बोलेंगे, और मशीन वाइज में कौन बधेगा, वर्क पीस बधेगा। ठीक है, सैडल, अब सैडल इज माउंटेड ऑन द गाइड वे एंड मे बी मूव्ड टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम। ठीक है, यह क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो, यह कॉलम के यहाँ और यहाँ मतलब अप एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है, और यहाँ पे या तो इस कॉलम के पास आ सकता है, ये तो कॉलम से दूर जा सकता है। तो यह जो टेबल है वह पूरा का पूरा किस पर माउंटेड है, सैडल के ऊपर। ठीक है, फिर आता है क्रॉस स्लाइड। देखो नाम में ही क्या लिखा हुआ है, क्रॉस। तो टेबल का मूवमेंट कैसा, क्रॉस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस स्लाइड। इट इज माउंटेड ऑन द गाइड वेज ऑफ द सैडल एंड मे बी मूव्ड पैरेलल टू द पेज ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो यह क्रॉस स्लाइड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं रोटरी टेबल क्या है। रोटरी टेबल के बारे में आपने बहुत अच्छे समझ लिया। इट इज सर्कुलर टेबल माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड। ठीक है, टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है। कैन बी रोटेट आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। ठीक है, द एंगुलर ग्रेजुएशन ऑन द टेबल। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ द वर्क मशीन टू द एंगल। यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगुलर ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, जो रोटरी टेबल है, रोटरी टेबल को अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग प्लेट लगा देंगे तो इंडेक्स प्लेट करता क्या है, वर्क पीस को किसी एंगल में बांट देता है। तो जब हम कभी गियर बनाने के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वर्क पीस को किसी एंगल पे घुमाना होता है तो इंडेक्स प्लेट का यूज करते हैं। तो यह फैसिलिटी किसके द्वारा अवेलेबल होती है, रोटरी टेबल के द्वारा। और इसका आखिरी पार्ट है रैम। अब आप समझते हो, इट रेसिप्रोकेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे अप एंड डाउन। रैम कैरीज अ कटिंग टूल। रैम किसको लेके आता है, कटिंग टूल, और वह कहाँ होता है, उसके लोअर एंड पे लगा होता है। अ स्लॉट इज कट ऑन द बॉडी, ठीक है, ऑफ द रैम फॉर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, अब यह थोड़ा सा आपने पीछे देखा था, हमने बोला था एक डिस्क होता है। ठीक है, डिस्क होता है, उसमें स्लॉट बना होता है। उस स्लॉट में हमने क्या किया था, जो यहाँ पे लीवर था, लीवर अगर सेंटर में था तो रैम रुका हुआ था। जैसे ही लीवर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाता तो रैम अप एंड डाउन करने लगता था, और यह लीवर जितना सेंटर से दूर होता था उसका लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होता था, उतना ही ज्यादा हो जाता था। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक डिस्क होगा, स्लॉटेड डिस्क होगा, और स्लॉटेड डिस्क में जो आपका लीवर लगा होगा उस लीवर के पॉइंट को हम अप एंड डाउन करेंगे, जिसके कारण लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यह रैम का जो पोजीशन है वह हम उससे क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो है स्लॉटर वाला टॉपिक पूर्णतः खत्म हो गया। तो सेपर, प्लेनर, स्लॉटर जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि सेपर खत्म हो गया और स्लॉटर खत्म हो गया, और कल आखिरी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, प्लेनर का। ठीक है, तो कल यह टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद।